नमस्कार दोस्तों, क्या बजाज ऑटो के सीएमडी राजीव बजाज को मोदी और अमित शाह से डर नहीं लगता? या इसी सवाल को रिफ्रेम करके कहें तो राजीव बजाज मोदी और अमित शाह से डरते क्यों नहीं? आप कह सकते हैं इस सवाल का मतलब क्या है, लेकिन इस सवाल का मतलब इसलिए है क्योंकि राजीव बजाज ने बीते 25 दिनों के दौरान अलग अलग मौकों पर इंटरव्यू में और सबसे ताजा राहुल गांधी से बातचीत में सरकार की लॉकडाउन की नीतियों, सरकार के आर्थिक पैकेज, लॉकडाउन के दौरान जल्दबाजी और सरकार के फैसले, लॉकडाउन के पहले कोई तैयारी का न होना और लॉकडाउन में जितनी सख्ती की गई उस सख्ती की वजह से अर्थव्यवस्था का चौपट होना, इन सब पर सवाल उठाया। किसी उद्योगपति ने बीते 70 दिनों में जो बातें नहीं कही या कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, वो सारी बातें राजीव बजाज ने बीते 25 दिनों के दौरान अलग अलग मौकों पर कही है। तो इसलिए सवाल है कि जब कोई उद्योगपति बोल नहीं रहा, जब सारे उद्योगपति चीयर लीडर बने हो, जब सारे उद्योगपति ताली थाली शंख बजाने से लेकर दीप दिए जलाने के बाद सिर्फ सरकार की शान में कसीदे पढ़ रहे हो, तब अगर राजीव बजाज आकर कहते हैं कि ये लॉकडाउन ड्रैकोनियन है, अगर राजीव बजाज राहुल गांधी के साथ बातचीत में कहते हैं कि हमने इन्फेक्शन के कर्व को फ्लैट करने की बजाय इकोनॉमी के कर्व को फ्लैट कर दिया, जीडीपी के कर्व को फ्लैट कर दिया, सीधा सीधा अगर कहें तो उनके कहने का मतलब है कि हमने लॉकडाउन, जिस ढंग से लॉकडाउन में सख्ती की या जो सख्त लॉकडाउन लागू किया, उससे अर्थव्यवस्था को सरकार ने चौपट कर दिया। अगर ये बात राहुल गांधी से बातचीत के दौरान वो कहते हैं तो बात तो है कि ये बहुत जोखिम की बात है। बहुत जोखिम मोल लेकर कोई उद्योगपति ऐसा कह सकता है इस दौर में जब सरकार आलोचना सुनने को तैयार नहीं है, या सरकार की आलोचना करने वाले लोग तमाम बीजेपी के नेता, मंत्री और ट्रोल ब्रिगेड के निशाने पर हो जाते हैं। उस दौर में राजीव बजाज का यह कहना मायने रखता है। राजीव बजाज ने पहला जोखिम तो यह मोल लिया कि राहुल गांधी से बात की। राहुल गांधी से बात करके हर अर्थशास्त्री, चाहे दुनिया में उसका कितना सम्मान हो, विदेशों में कितना भी सम्मान हो, चाहे उसे नोबेल पुरस्कार मिला हो, कुछ भी मिला हो, लेकिन जैसे राहुल गांधी से अगर बात करके अर्थव्यवस्था की खामियां बताता है या भारत की आर्थिक नीतियों पर कोई सवाल खड़े करता है या लॉकडाउन पर कोई सवाल खड़े करता है, बस उसको सब एक तरफ से खारिज कर देते हैं और पूरी ट्रोल ब्रिगेड और बीजेपी का हर नेता उससे ज्यादा अर्थव्यवस्था समझता है और उसे खारिज करता है कि उसे तो कुछ नहीं पता। ऐसा हो चुका है तमाम लोगों के साथ जिन्होंने भी राहुल गांधी से बातचीत की और जो आगे भविष्य में करेंगे। तो एक तो खतरा मोल लेना राजीव बजाज का कि राहुल गांधी से बात करना। उन्होंने उसका जिक्र भी किया कि जब उन्होंने उसी बातचीत में कहा है कि जब किसी से कहा कि मैं राहुल गांधी से बात करने जा रहा हूं तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, ऐसा मत करो, आप परेशानी में पड़ सकते हो। तो मैंने कहा कि मैंने कई बार सख्त बातें कही है और कई प्लेटफॉर्म पर कही है, अगर ये गलती है तो ये तो हो चुकी, एक बार और सही। ये कहकर राजीव बजाज ने राहुल गांधी से बात की और बातचीत में जितनी बातें कही जिसका जिक्र मैं आपसे कर चुका। अब सवाल उठता है कि राजीव बजाज ये बार बार कैसे कर रहे हैं? क्या उन्हें डर नहीं है? तो मैंने ये समझने के लिए आज मैंने 4 वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। उनकी राय मैंने मंगवाई है, जो भी आपको आगे वीडियो में सुनाऊंगा। वो 4 आम पत्रकार हैं देश के। उर्मिलेश, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जिनको आप चैनलों पर देखते होंगे। आनंद प्रधान, राजनीतिक और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। मुकेश कुमार कई जगह संपादक रहे हैं और सत्य हिंदी के लिए रोज एक स्पेशल शो करते हैं। अरुण पांडे हमारे एक पत्रकार साथी हैं। उनकी क्या राय है इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, वो आगे मैं दिखाऊं उससे पहले राजीव बजाज ने जब 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ, जब सीआईआई, फिक्की, एसोचैम से लेकर तमाम उद्योगपतियों ने सिर्फ तारीफें की कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए महान पैकेज है, तब भी राजीव बजाज ने उस पैकेज की आलोचना की और उन्होंने कहा, ये 15 मई को उन्होंने कहा था कि
पैकेज को घुमा फिराकर पेश किया गया और इसके बजाय सीधे पैसे देने चाहिए थे। उसमें एक बात उन्होंने कही, घुमा फिराकर ये एक तरह से आर्थिक बजट है, इसका कोई बहुत मतलब या फायदा नहीं है। उन्होंने एक बात कही, बहुत अहम है, सुन लीजिए, क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं कहा है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जोखिम कैसे मोल ले रहे हैं। हालांकि इनके जोखिम मोल लेने का इतिहास है, क्योंकि ये राहुल बजाज के बेटे हैं। राहुल बजाज ने दिसंबर में क्या कहा था अमित शाह की मौजूदगी में, और कैसे उन्होंने कहा कि मैं आपकी आलोचना करने से डरता हूं या लोग मुझे डराते हैं कि मैं अगर आलोचना करूंगा तो उसे आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और वही हुआ। राहुल बजाज के उस कहने के बाद, उस सवाल उठाने के बाद कैसे बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री से लेकर और पूरी आईटी सेल उनके पीछे पड़ी, वो भी आगे मैं उनके बयान भी सुनाऊंगा और क्या हुआ था उस वक्त ये भी बताऊंगा। वही अभी इन्होंने कहा है, इन्होंने भी जिक्र वही किया है कि मुझे डराया गया, फिर भी मैं बोल रहा हूं। लेकिन इन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज के समय भी कहा था कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों में घोषित राहत राशि का लगभग पूरा पैसा प्रभावितों के खाते में सीधे गया। एक इंजीनियर के तौर पर मैं सीधा सीधा इकोनॉमी से जोड़कर बताऊं तो इसे मालिक और मजदूरों के सीधा हाथ में दिया जाना चाहिए था। यह पैकेज घूम फिर कर कहां जाएगा, कहां से आएगा, घुमाने फिराने वाली बात है। इसी में उन्होंने ये भी कहा था, बहुत जरूरी है सुनना और समझना, उन्होंने ये भी कहा था कि जर्मनी और दूसरे देशों में मैंने उद्योग जगत से जुड़े लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि वहां की सरकारों ने इतनी ज्यादा मदद दी है कि हमें कुछ मांगने को बचा नहीं। और अफसोस है कि मैंने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में ऐसी कोई बात सुनी नहीं। एक और बात उन्होंने कही थी, जब उस समय लेबर रिफॉर्म की, लेबर श्रम कानूनों के रिफॉर्म की बात हो रही थी, तब उन्होंने कही थी थर्ड क्लास पॉलिसी से वर्ल्ड क्लास बिजनेस तैयार नहीं होता। माफ करें, बहुत बड़ी बात कही, थर्ड क्लास पॉलिसी से वर्ल्ड क्लास बिजनेस तैयार नहीं होता। आपको पता होगा यूपी और कुछ जगह श्रम कानूनों में संशोधन हो रहे थे, उसी समय का इनका बयान है। और उन्होंने पहले की सरकारों की भी आलोचना की। अब सवाल उठता है कि ये हिम्मत और हिमाकत राजीव बजाज कैसे कर पा रहे हैं, जब कतार के एक तरफ आ गए हैं राजीव बजाज और कतार के दूसरी तरफ अंबानी से लेकर अडानी तक सारे उद्योगपति हैं। क्योंकि ये सब लोग शंख, ताली, थाली और दीप दिए जला चुके लोग हैं जो सिर्फ तारीफें कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है, अगर वो मानते भी है कि कुछ खामियां हैं तो भी जोखिम मोल नहीं लेते। वैसे समय में लॉकडाउन की खामियां, लॉकडाउन के फैसले की खामियां, ड्रैकोनियन मतलब बहुत कठोर और सख्त लॉकडाउन की वो बात कर रहे हैं और दुनिया की मिसालें देकर कह रहे हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। उसी में उन्होंने जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया में, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता है या मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पर निकलता है तो डंडे मारते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, सड़क पर उठक बैठक लगवाते हैं, उसके हाथ में बोर्ड लगा देते हैं, मैं देशद्रोही हूं, मैं गधा हूं। मैंने खुद देखा सड़कों पर बुजुर्गों को डंडे खाते हुए। लेकिन ऐसी सख्ती और ऐसी चीजें दुनिया में नहीं है। जिस तरह से हमें ये करना चाहिए था, हमें जापान या स्वीडन जैसे कदम उठाने चाहिए थे, हमें हर्ड इम्यूनिटी बढ़े या हमें इस तरह से लोगों को तैयार करें और सरकार इस तरह के फैसले ले जिससे इकोनॉमी भी पटरी पर रहे और लॉकडाउन भी चले और सेहत की भी जिम्मेदारी हो और अर्थव्यवस्था भी राह पर चले। ऐसी चीजें हमने नहीं की। हमने जहां की नकल की वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है और बिना सोचे समझे ये किया गया। ये लॉकडाउन फेल है क्योंकि ये दुनिया का इकलौता लॉकडाउन है जिसमें केस बढ़ रहे हैं। भारत ने 2 महीने पहले पॉज बटन दबाया था, अब पहले दिन वाली स्थिति पर पहुंच रहा है, ये कह रहे हैं राहुल बजाज। ऐसी बहुत सारी बातें कही जो आप सुन चुके होंगे, लेकिन अहम बातें मैं आपको बता चुका, आगे फिर बताऊं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो बातें कुछ हमारे पत्रकार साथियों ने कही है वो भी आप एक बार जरा सुनिए। 4 पत्रकार साथियों की राय वो बहुत मायने रखती है कि वो क्या सोचते हैं कि राहुल बजाज के बेटे राजीव बजाज इस दौर में इतना जोखिम मोल लेकर, जब सरकार आलोचना सुनने को तैयार नहीं है या आलोचना करने वालों को कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है, ऐसे दौर में जब सारे उद्योगपति, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूं, कतार के एक तरफ हैं और कतार के दूसरी तरफ आकर ये जोखिम कैसे मोल ले रहे हैं, जरा सुनिए पत्रकारों की राय। देखिए, 2-3 बातें मैं इस विषय पर करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि राहुल बजाज जो इनके पिता हैं राजीव बजाज के, और राजीव बजाज स्वयं, ये दोनों भारत के जो आम उद्योगपति हैं
जो मुख्य धारा के उद्योगपति हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट हैं। और इसकी एक ट्रेडिशन है, आज़ादी की लड़ाई में इनके खानदान का जो योगदान रहा है सब जानते हैं। हालांकि आज़ादी की लड़ाई में योगदान तो बहुतों का है और भी उद्योगपति रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं हैं। तो ये एक खास बात जरूर है इस परिवार में कि स्टैंड लेते हैं। उनको जो सही लगता है वो सही कहते हैं, जो गलत लगता है गलत। हो सकता है कि उनका स्टैंड लोगों को पसंद ना आवे। तो ये जो समस्या है, लेकिन एक इसका एक विराट पहलू है, एक इसका बड़ा पहलू है, और वो ये है कि भारत के उद्योगपति जगत में कई अन्य जो क्षेत्र हैं उन्हीं की तरह डाइवर्सिटी का अभाव है, और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि अगर भारत का कारपोरेट, भारत का उद्योगपति जगत इतना ज्यादा अगर एक तरफा हो जाएगा, सिर्फ एक ही तरह की बात सोचेगा, एक ही तरह का नेता उसको पसंद होगा, एक ही तरह की पार्टी उसको पसंद होगी, तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए थे, तो आप याद होगा कि उस समय उद्योगपतियों का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के उनके साथ था। कुछ ही दिन के बाद जबरदस्त मुखालफत होने लगी। वहां का कारपोरेट भी पूरी तरह विभाजित हुआ और उसका रिफ्लेक्शन मीडिया में भी अमेरिका के पड़ा। लेकिन अपने यहां चूंकि कारपोरेट पूरी तरह सरकार के साथ है, नेता के साथ है, और एक ही नेतृत्व एक ही सरकार के साथ है, इसलिए डाइवर्सिटी मीडिया में भी नहीं है। मैं समझता हूं कि राजीव बजाज का जो साहसिक कदम है, उसको इस कॉन्टेक्स्ट, इस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाना चाहिए कि भारत की डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि हमारे समाज में विविधता जो है उसका रिफ्लेक्शन हर क्षेत्र में हो, हर जगह दिखाई पड़े। अगर ये नहीं होता है तो डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, और डेमोक्रेसी वैसे भी भारत की बहुत कमजोर है। ये यूरोपियन देशों के डेमोक्रेसी की तरह, यहां तक कि अमेरिका जो कि बहुत शानदार डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन अमेरिकी डेमोक्रेसी की तरह भी नहीं है। राजीव बजाज जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह से साहस के साथ वो अपनी बात रख रहे हैं, राहुल गांधी से बात करने की हिम्मत उन्होंने जुटाई, उससे 2-3 कारण मुझे उसके लगते हैं उसके पीछे के। पहला कारण तो ये है कि वो देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की तबाही हो रही है इस सरकार के राज में। पिछले 6 सालों में बड़ा नुकसान हुआ है। नोटबंदी के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और कोरोना क्राइसिस में भी इस सरकार का जो रोल रहा है अर्थव्यवस्था को सुधारने में, वो भी बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। तो एक वजह ये वास्तविक चिंता हो सकती है। दूसरी चिंता ये हो सकती है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि इस परिवार को हो सकता है ये एहसास हो गया हो, ये कहीं से कुछ ये खबर मिली हो कि ये सरकार उनके खिलाफ कोई विंडिक्टिव एटीट्यूड रखती है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है जिससे उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए, उसको डिफेंस में ये ऑफेंसिव पोस्चर अपनाया जा रहा हो, और ये उद्योग धंधे और बाकी जगहों में भी ऐसा होता है। तीसरी बात यह है कि इस परिवार का थोड़ा कांग्रेस के प्रति रुझान रहा है। राहुल बजाज खुलकर ये बता भी चुके हैं। तो एक वैचारिक जो पहल है, जो रुझान है, वो भी इससे जुड़ जाता है। तो ये 3 कारण तो हैं। ये चौथा कारण ये है कि हो सकता है कि इंडस्ट्री की लीडरशिप, इंडस्ट्री के प्रवक्ता के तौर पर उभरने की कहीं ना कहीं इच्छा भी है कि हम इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, और इंडस्ट्री की भावनाओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। तो कमोबेश हो सकता है इनमें से 1-2 कारण हो सकता है ये चारों कारण काम कर रहे हों राहुल बजाज और राजीव बजाज की इस मुखरता के पीछे और इस साहस के पीछे। राजीव बजाज ने अपने दोस्त की सलाह न मानकर न सिर्फ राहुल गांधी से बात की, बल्कि मोदी सरकार की आलोचना भी की, लॉकडाउन को क्रूर भी कहा, कई सवाल भी खड़े किए। ऐसा करते हुए राजीव बजाज ने अपनी खानदानी परंपरा का ही दरअसल निर्वाह किया। राजीव बजाज उन जमनालाल बजाज के पड़पोते हैं जिनकी आज़ादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका थी। उनके पिता राहुल बजाज ने भी कई बार सरकारों के खिलाफ सवाल उठाते रहे हैं। अक्सर दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग अपनी पारंपरिक परंपराओं को भूल जाते हैं और सरकार के हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, लेकिन राजीव बजाज ने ऐसा नहीं किया। ये बड़ी बात है। हो सकता है इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़े, क्योंकि ये सरकार अपने आलोचकों को रास्ता दिखाने में माहिर है। लेकिन राजीव बजाज ने आज देश के नई पीढ़ी के कई उद्योगपतियों को एक रास्ता दिखाया है कि डरने की नहीं, आज अपनी बात कहने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि राजीव बजाज ने अर्थव्यवस्था और कोविड-19 से लड़ने को लेकर
कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। इस समय इस तरह के सवाल उठाना निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है, खास करके हमारे देश में उद्योगपतियों की तरफ से, बिजनेसमैन की तरफ से बहुत कम सवाल उठाए जाते हैं, खास करके क्रिटिकल कमेंट तो बहुत कम आते हैं। लेकिन राजीव बजाज ने इस तरह के सवाल उठाए हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, और हमने जिस तरह से कोविड के से लड़ाई का तरीका निकाला, उसकी जो स्ट्रेटजी थी उसको लेकर के, और इन सवालों को इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था की स्थिति पिछले कुछ सालों से लगातार ढीली है, और उस समय अर्थव्यवस्था भारत में, खास करके भारत जैसे विकासशील देश के लिए अर्थव्यवस्था की चिंता करना भी उतनी ही जरूरी है। निश्चित तौर पर लोगों की जान की कीमत सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका बेहतर तरीका क्या हो सकता है जिसमें अर्थव्यवस्था के हित भी देखे जाएं और लोगों की जान की कीमत को भी महत्वपूर्ण माना जाए, उसको प्राथमिकता दी जाए। और इन सब सवालों के साथ साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके क्या तरीके हो सकते हैं, इन सब को लेकर के कई ऐसे सवाल उठाए हैं जिन पर देश में चर्चा होनी चाहिए। तो आपने राजीव बजाज के बारे में, उनके हौसले के बारे में, और क्यों और कैसे उन्होंने कहने की हिम्मत की, क्या बैकग्राउंड है उनके परिवार का, इसके बारे में आपने 4 वरिष्ठ पत्रकारों को सुना। ये सच है कि चौथी पीढ़ी के हैं राजीव बजाज, उनके पिता राहुल बजाज के पिता कमल नयन बजाज, उनके पिता जमनालाल बजाज, जिन्होंने 1920 के दशक में शुरू किया था इस उनकी इंडस्ट्री या फैक्ट्री या उनके कारोबार को, और वो महात्मा गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे, और आजादी के आंदोलन में इस परिवार का बहुत अहम योगदान है। राहुल बजाज कहते भी हैं बहुत गर्व से कि उनका नाम राहुल जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये उनके एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है आजादी के आंदोलन के दौरान की और उसके बाद तक की। लेकिन अब सवाल उठता है कि हौसला और हिम्मत क्यों जरूरी है इस दौर में, जब सरकार की आलोचना करने को कोई तैयार नहीं होता है, ना कोई उद्योगपति, ना कोई बड़ा नामचीन शख्सियत। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं राजनीतिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। तो राजीव बजाज जैसे उद्योगपतियों की जरूरत है, जो सीधे खड़े होकर सवाल खड़े कर सके, जो कह सकें कि लॉकडाउन आपने लागू किया लेकिन उसके पहले आपने तैयारी नहीं की, जो कह सकें कि लॉकडाउन के बाद आपने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की उसमें गरीबों के लिए झुनझुना के अलावा कुछ नहीं है, जो कह सकें कि यह आर्थिक पैकेज दरअसल एक बजट का एक दूसरा रूप है जिसको जैसे कहा और बेचा गया, जमीनी हकीकत उससे दूर है। यही सब राजीव बजाज ने कहा है। उन्होंने लॉकडाउन की खामियां बताते हुए यहां तक कहा है कि जिसने अधिकार निचले स्तर तक दिए जाने चाहिए थे ताकि लॉकडाउन पर अमल किया जा सकता था, वो भी नहीं हुआ। ऐसी तमाम बातें राजीव बजाज ने कही। लेकिन अब राहुल बजाज पे आते हैं। राहुल बजाज साहब राज्यसभा सदस्य रहे, मैं पहले भी बता चुका। बजाज ऑटो के चेयरमैन है, बेटे को विरासत सौंप चुके आज से 15 साल पहले। एक बहुत चर्चित वाकया है दिसंबर का, जब इकोनॉमिक टाइम्स का एक अवार्ड फंक्शन था मुंबई में, और उस अवार्ड फंक्शन में बजाज ग्रुप के चेयरमैन राहुल बजाज थे। सामने मंच पर अमित शाह बैठे थे, निर्मला सीतारमण थी और पीयूष गोयल थे। और तब जो राहुल बजाज ने कहा था बहुत वायरल हुआ था, चर्चित हुआ था, और उसकी वजह से राहुल बजाज को कई दिनों तक बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं, ट्रोल्स और आईटी सेल का सामना करना पड़ा था। लगातार उनके खिलाफ मुहिम कई दिन तक चलती रही थी। क्या कहा था राहुल बजाज ने, हम जरा सुनाते हैं। 1 मिनट 10 सेकेंड का यह टुकड़ा है, आप सुनिए इकोनॉमिक टाइम्स के सौजन्य से, और उसके बाद कि इस कहने के बाद राहुल बजाज के साथ क्या हुआ और यह कहना उस दौर में कितना मायने रखता था, कितना जोखिम भरी बात है कि सामने अमित शाह जैसा देश का दूसरा शक्तिमान आदमी बैठा हो मोदी के बाद, और उसकी आंख में आंख डालकर आप ऐसे सवाल कर सकें। ये राहुल बजाज ही कर सकते थे। जरा सुनिए। ये जरूर हमारे मन में है, कोई बोलेगा नहीं हमारे इंडस्ट्रियल फ्रेंड, I'll say that openly. पर some better reprise will have to come. Not only a denial,
आज बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्लीन इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली इज गेटिंग लिटिल बेटर, फाइन, बट एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें, ठीक है, यूपीए 2 में तो हम किसी को भी गाली दे सकते थे, दैट इज अलग बात। आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम आपको क्रिटिसाइज ओपनली करें, कॉन्फिडेंस नहीं है कि यू विल अप्रिशिएट दैट। आई मे बी रॉन्ग, फाइन, बट वो हम सबको लगता है कि, आई कांट स्पीक फॉर एवरीबडी, बट चीज़ें जो मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, पर हंस रहे हैं लोग, चढ़ बैठे सूली पर। सुना आपने, आपने से ज्यादातर लोगों को राहुल बजाज का ये भाषण या जो भी सवाल था, भाषण क्या कहें, सवाल था, वो याद होगा। और बहुत बड़ी बात कही थी राहुल बजाज ने। उन्होंने उस दौर में जो देशभक्ति को लेकर एक जो परिभाषा गढ़ी जा रही थी, उस पर भी सवाल उठाए थे। और सबसे एक और बड़ी बात, एक तो साफ साफ कहा कि यूपीए के दौर में हम सवाल पूछ सकते थे, हमें किसी की परवाह नहीं होती थी, आपसे पूछने में डर लगता है, लोग मुझ पर हंस रहे हैं और लोग कह रहे हैं चढ़ जा बेटा सूली पर, और लोग को लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। ये सब तो उन्होंने कहा ही। साथ में जो एक बात कही उन्होंने कहा कि प्रज्ञा को, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर, जिसने गांधी के कातिलों को देशभक्त कहा, उसी समय एक बयान आया था चर्चित उनका, साध्वी प्रज्ञा जो भोपाल से चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने महात्मा गांधी के कातिल गोडसे को देशभक्त कहा था, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस बयान का जिक्र किया जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था मैं कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद भी उनको संसदीय कमेटी में शामिल किया गया, फिर बवाल हुआ और उसके बाद उनको उससे जो संसदीय समिति थी उससे बाहर किया गया। ये सारे सवाल उन्होंने पूछे थे और सामने खड़े होकर पूछे थे। उन्होंने ये भी लिंचिंग का सवाल उठाया था। उन्होंने ये भी कहा कि एक हवा बन गई इंटॉलरेंस की, हम डरते हैं, हम बोलना नहीं चाहते, किसी को कन्विक्ट नहीं किया गया आज तक, सजा भी हुई तो छपता नहीं है, लिंचिंग के बहुत सारे मामले होते हैं। और उन्होंने इस तरह की बातें कर, जो विरोध करेगा उसे डर लगता है। लेकिन मैं ये सब जानते हुए जानबूझकर ये कह रहा हूं, ये राहुल बजाज ने कहा। उसके बाद अमित शाह ने सफाई भी दी, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, और जो अगर अपनी बात कहेगा हम सुनेंगे, सरकार पारदर्शी ढंग से चलती है, कोई डराना नहीं चाहता, ये सारी बातें अमित शाह ने कही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कई दिन तक उन्हें जो ट्रोल किया गया और बीजेपी नेताओं के हमले झेलने पड़े, जिसमें निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी बयान दिया और ट्विटर पर भी लिखा, और निर्मला सीतारमण ने तो सीधे सीधे इस राहुल बजाज के इस बयान को देश से जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अपनी धारणा फैलाने की जगह जवाब पाना हमेशा बेहतर रास्ता होता है, ऐसी बातों से राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचती है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात पूछ रहा है, राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचती है। यही प्रवृत्ति एक सत्ताधारी दल में है, नेताओं में है कि आप उनसे सवाल पूछो, तुरंत वो उसको देशभक्ति और देशद्रोही की कैटेगरी में डालते हैं। और अगर राहुल बजाज ने खड़े होकर सवाल पूछा, चाहे साध्वी प्रज्ञा का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री के मन से माफ करने और न करने का मामला हो, चाहे लिंचिंग का मामला हो, चाहे डर का मामला हो, इसमें राष्ट्रहित कहां आ गया? लेकिन ये कहा गया वित्त मंत्री की तरफ से, और कई मंत्रियों ने ऐसे ट्वीट किए। अमित मालवीय जो आईटी सेल के मुखिया हैं, वो राहुल बजाज का पुराना बाइट निकाल के दिखाने लगे कि कांग्रेस समर्थक है, और पूरी आर्मी उनके पीछे लगी रही। लेकिन राहुल बजाज डिगे नहीं। उन्होंने कहा भी था जो डर गया वो मर गया। ये राहुल बजाज ही थे जो ऐसे खड़े होकर सवाल पूछ सकते थे प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री की मंशा के बारे में, सीधे अमित शाह से सवाल पूछ सकते थे। ये उन्होंने पूछा, डरते ही सही, डर का जिक्र करते हैं, लेकिन पूछा। उसके बाद बहुत दिन तक बवाल मचा रहा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे सवाल, ऐसी आलोचनाएं, ये पूछा जाना या ऐसे सवाल खड़े होना जरूरी है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि सब अगर एक कतार में हो तो पता ही नहीं चलेगा कि दूसरी कतार में भी कोई है या नहीं, दूसरी राय है भी नहीं। और लोकतंत्र में जरूरी है कि दोनों तरह की राय हो, हर तरह की राय हो। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सब एक तरह से सोचें, एक तरह से बोलें, एक तरह से फैसले करें और उस फैसले के पक्ष में सब खड़े हो जाएं, तो लोकतंत्र है कहां? और इसलिए जरूरी है कि आप दूसरी विचारधारा, सत्ता
की आलोचना वाली विचारधारा, सत्ता से सवाल पूछने वाली विचारधारा, सत्ता के सामने खड़े होकर उनकी खामियों पर चोट करने वाली विचारधारा या लोग या शख्सियत, उनकी तारीफ होनी चाहिए। असली बात तो वही है कि सत्ता से सवाल कौन पूछता है। आज की तारीख में सारे सवाल विपक्ष के लिए हैं, सारे सवाल जो विरोधी दल है उनके लिए। सत्ता से पूछो तो देशद्रोही, और इसी का जिक्र इशारों में राहुल बजाज ने भी किया। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि देश में ऐसे और भी उद्योगपति, जैसे अजीम प्रेम जी ने भी जिक्र किया कि कोरोना से जितने लोग नहीं मरेंगे उससे ज्यादा भूखमरी से मरेंगे, ऐसे लोग, ऐसे उद्योगपति, ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे तमाम जो समुदाय के लोग हैं, उनका हमेशा उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। जरूरत है लोकतंत्र में कि आप सत्ता से सवाल पूछें, सत्ता की आलोचना करें। जब तक आलोचना का स्पेस नहीं होगा तब तक आप समझिए कोई भी सरकार जिम्मेदारी से काम नहीं करेगी। सरकारों को हमेशा मुनादी करने वाले, ढिंढोरा पीटने वाले, चापलूसी करने वाले, चाटुकारिता करने वाले, हाँ में हाँ मिलाने वाले, वाह वाह करने वाले, ये लोग पसंद हैं। और यही दौर है ट्विटर, सोशल मीडिया और मुख्य धारा की मीडिया में, हर जगह यही है। सरकार ने एक बात कही नहीं कि सबने डुगडुगी बजाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं कि दिए और दीप जलाओ, कि कहीं से खोज कर लाए एक झोपड़ी में एक महिला का दीप जलाते हुए फोटो और दिखा दिया कि 40, 45, 50 करोड़ जो गरीब हैं ऐसे ही दीप जला रहे हैं। लेकिन गरीबों का क्या हाल हुआ ये हमने देखा है बीते 60 दिनों में। इन सब का भी हवाला राजीव बजाज ने अपने इंटरव्यू में या अपने संवादों में किया। तो इस वीडियो को यही खत्म करता हूं, राजीव बजाज को सलाम करते हुए कि हो सकता है राजीव बजाज जो सवाल उठाएं, जो सवाल पूछें, जो आलोचना करें, उसमें कुछ गलतियां हो सकती है, उसमें भी कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन सवाल तो पूछा जाना जरूरी है। इसलिए राजीव बजाज के होने के मायने हैं, इसलिए राहुल बजाज के होने के मायने हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। आप में से अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उम्मीद है सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको एक दूसरा पहलू सरकार के फैसले के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में, या देश में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जानने का मौका मिले। नमस्कार।